वारिस बेटा, परसों हमें लड़की वालों के घर जाना है, तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। और हाँ, वापसी पे कुछ अच्छी सी चीज़ें भी ले आना। लड़की वालों के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। अभी मैं अपने कमरे में खड़ा था कि अम्मी वहीं पे आ गई। अम्मी की बात सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। कितने दिनों से अम्मी कह रही थी कि हमें एक रिश्ता देखने के लिए जाना है, और अब वो वक्त आ गया था जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। कल ही मुझे मेरी तनख्वाह मिली थी। मैं ऑफिस से वापसी पे कुछ लेता आऊँगा और बॉस से छुट्टी भी ले लूँगा। जैसे ही अम्मी ने मेरी बात सुनी तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों माँ बेटा की ज़िंदगी की यही आखिरी तमन्ना रह गई थी। अम्मी का यही ख्वाब था कि वो अपने जीते जी मेरे सर पे सेहरा सजा हुआ देख लें, और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं जल्द से जल्द एक मजबूत रिश्ते में बन जाऊँ। अब मेरी उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी थी, और मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली बनाऊँ। मेरे सभी दोस्तों की शादियां हो चुकी थीं। एक मैं ही था जो अब तक कंवारा था, और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नौकरी थी, जो कुछ महीने पहले ही लगी थी। इससे पहले तो रिश्ते वाले हमें अपने घर भी नहीं बुलाते थे। अब कोई ना कोई हमें अपने घर बुला लेता था, लेकिन फिर भी हर किसी को कोई ना कोई खामी नज़र आ जाती थी, और बाद में वो लोग मना कर देते थे। लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला। पिछले महीने मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया था, इसीलिए अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। आज मैंने जल्दी ऑफ़िस जाना था, इसलिए मैं नाश्ता किए बगैर ही घर से बाहर निकल आया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। ना जाने मेरे अंदर इतनी खुशी कहाँ से भर गई थी। हालाँकि ना ही मैं ये जानता था कि हमें रिश्ता किस घर में देखने जाना है, लड़की कैसी होगी, कैसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। मगर मैं ये जानता था कि इस बार अम्मी ने कोई पक्का इंतज़ाम ही किया होगा। मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि इस बार ईद के बाद मेरी शादी हो जाएगी। अभी रमज़ान में भी पूरा 1 महीना रहता था। अम्मी का तो यही इरादा था कि इन दिनों में हमारा रिश्ता पक्का हो जाए, और फिर ईद के दूसरे चौथे रोज़ शादी भी हो जाए। शादी की सारी तैयारियां उन्होंने कर रखी थी। कुछ पैसे भी उन्होंने पहले ही जमा कर रखे थे, जिससे बरी वगैरह का सामान लिया जा सकता था। और घर तो हमारा पहले से ही मुकम्मल था। 2 कमरे, अटैच बाथरूम और किचन हमने कुछ अरसा पहले नए ही बनवाए थे, और सहन भी पक्का था। भले ही छोटा सा था, लेकिन हमें अपने घर में बहुत सुकून मिलता था, जो पहले किराए के घरों में नहीं मिलता था। गर्ज़ के हमारी नज़र में हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी, लेकिन लोगों की नज़रों में शायद अब भी हम मिडिल क्लास ही थे। यही सोचते सोचते आखिरकार मैं ऑफ़िस पहुंच गया। ऑफ़िस पहुंच के भी मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि बॉस ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि इस बार रमज़ान में सबको एक्स्ट्रा तनख्वाहें दी जाएंगी, क्योंकि ईद की तैयारियां वगैरह करनी होती हैं। 1 महीना पहले ही ये खबर मेरे दिल में ठंडक भर गई, और आखिरकार ये सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैं घर खाली हाथ नहीं आया था। मैं अम्मी की बताई हुई कुछ चीज़ें ले आया था, और अपनी तरफ से भी मिठाई वगैरह ले आया था, क्योंकि अम्मी का इरादा था कि सुबह हम जल्दी ही चले जाएंगे, क्योंकि लड़की वालों का घर हमारे घर से 1-2 घंटे की मसाफत पे था, और जाना भी हमने बाइक पे था, तो इसलिए हमें सुबह जल्दी ही निकलना था। जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी सारा सामान देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सारा सामान मैंने किचन में एहतियात के साथ रख दिया। शाम काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से खाने का मुतालबा कर दिया। मैं अपने कमरे में बैठा था कि अम्मी वहीं पे खाना लेके आ गईं, मगर उनके चेहरे पे मुझे परेशानी दिखाई दे रही थी। अम्मी ने खाने की ट्रे मेरे सामने रखी और ख़ुद भी मेरे सामने बड़ी कुर्सी पे बैठ गईं। अम्मी, क्या हुआ? कोई परेशानी है? मैंने हाथ मलते हुए कहा तो अम्मी की आँखों में हल्की सी नमी आ गई। अम्मी, क्या हुआ है आपको? आप रो रही हैं? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो आंसू पूंछते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगीं। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़ी देर पहले तुम्हारे अब्बा की एक बात याद आ गई, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए हैं। वो कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने बेटे के सर पे सहरा सजा हुआ देख लूँ। मगर देखो, शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। अम्मी ये कहते हुए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थीं, और मुझसे उनका ये रोना देखा नहीं जा रहा था। मैं आगे बढ़ा और अम्मी के कंधे पे हाथ रख दिया। अम्मी, अब्बा नहीं हैं, इसका मुझे दिल से दुख है, लेकिन आप हैं मेरे पास, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास माँ बाप दोनों नहीं होते, मगर आप मेरे पास हैं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप खुश रहा करें। मेरी यही दुआ है कि आपका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। मैं भी जज्बाती हो गया था। कुछ देर हम दोनों माँ बेटा ने माजी की यादों को ताज़ा किया, और फिर मैंने खाना खाने लगा। अम्मी अब भी वहीं बैठी थी। मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे वो कहीं जाने वाली हों, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी वो माज़ी से निकली नहीं है, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मैं जानता था कि बार-बार एक ही बात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना ठीक नहीं है, और वो भी एक ऐसी बात जिससे अम्मी बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाती थीं। थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया तो बर्तन उठा के वहाँ से जाने लगा, तो अम्मी ने मुझे रोक लिया। बेटा तुम आराम करो, मैं ये बर्तन किचन में ले जा के धो देती हूँ। तुम सारा दिन ऑफिस से थके हुए आते हो और फिर रातों में भी घर का काम करने लग जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी ने मेरे हाथ से बर्तन लेते हुए कहा तो मुझे अम्मी पे बहुत प्यार आया। नहीं अम्मी, आप भी तो सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं। बस आपकी छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, आपकी बहू आ जाएगी तो सारे काम वो ही करेगी। मैंने हंसते हुए कहा तो अम्मी ने मेरे कंधे पे हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें अभी से बड़ी बेसब्री हो रही है, कुछ सब्र करो, ये ना हो कि बीवी के आने के बाद मुझे भुला ही दो। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अम्मी आप ये कैसे सोच सकती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। बीवी की अपनी जगह है और माँ की अपनी। मैं वैसा बेटा बिल्कुल नहीं बनूंगा जो सिर्फ और सिर्फ बीवियों के होके रह जाते हैं। मैंने कहा तो अम्मी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और मैं भी दोबारा चारपाई पे बैठ गया। मैं चारपाई पे बैठ तो चुका था, मगर अब भी मेरे जहन में वही ख्यालात आ रहे थे कि अगर मेरी बीवी चालाक औरतों की तरह हुई और वो अम्मी के साथ लड़ती झगड़ती रही तो क्या होगा। यही सोच के मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैं एक ऐसा मर्द था जो रिश्तों की अहमियत जानता था। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था जैसे आजकल के ज़माने के मर्द बने हुए थे, लेकिन ये मैं खुद से तो नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरी आने वाली की वजह से भी कुछ न कुछ माहौल बनना था। अब ये उसके आने पे ही पता चलना था कि घर का माहौल कैसा बनता है। मैं बहुत आगे की सोचने लगा था, हालांकि अभी तो सिर्फ हमें कल रिश्ता देखने के लिए ही जाना था। और आखिरकार जागते हुए सारी रात गुजर ही गई। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मैं सारी रात मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता रहा। बस फजर से ज़रा पहले ही मेरी आंख लगी और फिर फजर की आज़ान के साथ मेरी आंख खुल भी गई। सबसे पहले मैंने वज़ू वगैरह किया और फिर जाए नमाज बिछा के खड़ा हो गया। आज दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में शादी की इतनी ख्वाहिश है। मेरे दिल में दूसरे मर्दों की तरह नफसानी ख्वाहिशात नहीं थी। बस मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता था। मैं अपनी अम्मी को खुश देखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी फैमिली हो, मेरी बीवी बच्चे हों जो मुझसे प्यार करें और मुझे उनकी ज़रूरियात पूरी करूं। नमाज के बाद भी मैंने ये सब दुआएं मांगी और फिर खड़ा हो गया। आज तो मैंने ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए मैं चुपचाप किचन में चल दिया। मैंने सोचा आज अम्मी को आराम करने देता हूँ और नाश्ता मैं ही तैयार कर लूँगा। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पे पहुँचा तो अम्मी वहाँ पहले से मौजूद थी। मुझे देख के और मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आज इतनी जल्दी उठ गए। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। उठ तो मैं पहले ही जल्दी जाता था, लेकिन फजर की नमाज पढ़ के फिर सो जाता था। लेकिन आज सोने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने देखा तो अम्मी पूरियों के लिए आटा गूंद रही थी। अम्मी ये क्या, आपने फिर इतना मुश्किल नाश्ता बनाने की ठान ली है। आप इतने मुश्किल काम ना किया करें। अगर आपका दिल था तो मैं बाजार से ले आता। मैंने अम्मी के कंधे पकड़ते हुए कहा तो अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं ये हैवी नाश्ते नहीं करती। तुमने ही तो कहा था कि कितने दिनों से तुम्हारा हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है, तो बस इसीलिए बना रही थी। और बाजारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं। इस तरह सेहत भी ख़राब होती है और ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं बस जल्दी से नाश्ता बना दूंगी। अम्मी की मोहब्बत अपने लिए देख के मेरा तो दिल भर आया। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता था। अब्बा के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई थी और अब्बा को गए हुए पूरे 3 साल हो गए थे। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी फिर से मामूल पे आने लगी थी, क्योंकि जो चले जाते हैं उनकी यादें तो रह जाती हैं, मगर वो खुद कभी वापस नहीं आ सकते। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मैं बिल्कुल तैयार खड़ा था, मगर अभी अम्मी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मैं सहन में बैठा अम्मी को आवाज़ें लगा रहा था और वो बस 1 मिनट करती जा रही थी। मैं अम्मी के कमरे में गया तो वो सारा सामान तैयार किए खड़ी थी, जिनमें फल, मिठाई और दूसरी भी कुछ चीज़ें शामिल थीं। उसी वक्त मैंने वो सारे शॉपर्स उठाया और बाहर निकल आया तो मेरे पीछे पीछे अम्मी भी बाहर आ गईं। अम्मी मेरे पीछे बाइक पे बैठ चुकी थीं। कुछ चीज़ें उन्होंने पकड़ रखी थीं और कुछ मैंने आगे लटका दी थी। अम्मी मुझे रास्ता बताती जा रही थी, क्योंकि एक मर्तबा पहले भी वो मोहल्ले की सकीना आंटी के साथ वहाँ से हो आई थी, लेकिन उस वक्त वो प्रॉपर रिश्ता लेके नहीं गई थी, बस उनका घर वगैरह देखने के लिए गई थी। अचानक से मुझे याद आया कि अम्मी से पूछूं तो सही कि उन लोगों को पता है कि हम आ रहे हैं या नहीं। जैसे ही मैंने ये पूछा तो वो कहने लगी कि बेटा, ऐसे बिन बुलाए कौन जाता है। उस दिन जब मैं गई थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं रिश्ता लेके आना चाहती हूँ।
उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे कि किस दिन आना है। तो फिर जब उन्होंने कहा तो तभी मैंने तुमसे कहा। तुम फिक्र न करो, अल्लाह सब खैर करेंगे। अम्मी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया और आखिरकार वो घर आ ही गया जहाँ से मेरी खुशियों की शुरुआत होनी थी। मैंने 2 मरतबा बेल बजाई तो एक लड़का दरवाज़ा खोलने के लिए आ गया। फिर अम्मी को देख के मुस्कुराते हुए बोला कि आंटी आप लोग अंदर आ जाएं, बाहर क्यों खड़े हैं। अब हम दोनों अंदर आ चुके थे। एक बड़ा सा कमरा था, शायद उन्होंने उसे मेहमानों के लिए सजाया हुआ था। वो लड़का हमें वहीं पे बिठा के चला गया था। ना ही वो खुद वापस आया था और ना ही कोई खातून आई थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि ये क्या मामला है, तो उसी वक्त ही एक औरत उसी लड़के के साथ वहाँ पे आ गई। वो अम्मी की उम्र की थी। लगता था वो लड़की की अम्मी है और वो लड़का भी शायद उनका बेटा ही था। उन खातून के चेहरे पे मुझे ज़्यादा परेशानी नज़र आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों है। हालांकि इन मामलात में तो माएँ बड़ी खुश होती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो गया था। आखिर थोड़ी देर बाद मुलाजमा चाय के कुछ लवाजमात ले आई तो मुझे हैरत हुई कि ये काम तो लड़की का होता है। आज तक मैंने टीवी ड्रामा और लोगों से यही सुना और देख रखा था कि जिसका रिश्ता होता है वही लड़की ये सब कुछ लेके आती है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही थी। अम्मी बड़े आराम से आंटी के साथ बातों में लगी हुई थी और मेरा जहन ना जाने किन सोचों में गुम था। अभी मैं चाय पी रहा था कि अचानक से मुलाजमा मेरे सामने निम्को की प्लेट करने लगी तो चाय मेरे कपड़ों के ऊपर गिर गई। मेरी कमीज के कोने पे चाय गिरी थी। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, मगर मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। उसी वक्त ही मैं जल्दी से खड़ा हुआ और हाथ से कमीज का कोना झटकने लगा। वो आंटी कहने लगी कि सॉरी बेटा, ये ऐसी ही है, इसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता। उन्होंने मेरी वजह से मुलाजमा को डांट दिया, लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि आंटी कोई बात नहीं, बस आप मुझे बाथरूम दिखा दे तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ। मेरा ये कहना था कि उस खातून ने लड़के को इशारा किया और वो मुझे साथ लेकर उस कमरे से बाहर निकल आया। घर अच्छा खासा बड़ा था, हमसे तो काफ़ी बड़ा था और कमरे भी ज़्यादा लग रहे थे। वो लड़का मुझे बाथरूम तक छोड़ के ना जाने कहाँ चला गया। मैंने अंदर अपनी कमीज़ का वो कोना धोया, फिर उसे तौलिए से खुश करके बाहर निकल आया। अभी मैं वहाँ से गुजर ही रहा था कि अचानक से मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई थीं। तो मेरे कदम खुद ब खुद वहीं पे रुक गए। वो जो कोई भी था, ना जाने किससे कह रही थी कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आखिर मैं क्यों करूं मिडिल क्लास लोगों में शादी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपने लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ना जाने अम्मी को क्यों इतनी जल्दी है। जैसे ही वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में उंडेल दिया है। मैं सारी कहानी एक लम्हे में ही समझ गया कि ये ज़रूर फायका ही है। अम्मी ने मुझे लड़की का नाम बताया था और उसकी बातों से लग रहा था कि ये वही है, क्योंकि उसके रिश्ते के लिए ही तो हम लोग आए हुए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि मैं वहां से जाता, एक मर्तबा फिर से वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। अब वो कह रही थी कि अम्मी ने मुझसे कहा है कि उनके लिए चाय वगैरह लेके आऊं, लेकिन मैंने भी साफ इनकार कर दिया। मैं तो उन लोगों के सामने ही नहीं जाऊंगी, वरना मामला आगे तक बढ़ जाएगा। शायद वो किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। ये सुनकर मैं फ़ौरन ही वहाँ से चला गया, क्योंकि मैं अब आगे वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। मैं चुपचाप वहीं पे जाके बैठ गया। अम्मी अब भी उसी खातून के साथ बातों में लगी हुई थी और वो लड़का चुपचाप एक सोफे पे बैठा था। दरअसल वो कम उम्र था, उसकी मुझसे तो नहीं बन सकती थी, लेकिन वो लग काफ़ी समझदार रहा था। लगता था कि वो फायका से छोटा है। मैंने किसी खाने को हाथ नहीं लगाया। मैं एक तरफ होके बैठा था, समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी को कैसे बताऊं कि यहाँ से चलें, क्योंकि मुझे किसी के साथ ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसे रिश्ते में बंधूं जिसमें लड़की की रजामंदी ही शामिल ना हो। मैं जानता था कि इस तरह के रिश्ते आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं और मैं ये मुश्किल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने तो अपनी फ़ैमिली बनानी थी, एक मुख्तसर सी फ़ैमिली जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। घर के अफराद एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ना कि एक दूसरे की दिल आज़ारी करें। मैं खामोशी से अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा था। अचानक से एक और आवाज़ मेरी समातों से टकराई। वो आंटी अपने बेटे से कह रही थी कि जाओ बहन को ले आओ, अभी तक आई क्यों नहीं। आंटी ने गुस्से से बेटे को आंखें दिखाते हुए कहा। मैं समझ गया था कि मामला वही है जो मैं समझ रहा हूँ। वो लड़का वहाँ से चला गया और फिर 2 मिनट बाद जब वो वापस आया तो वो अकेला नहीं था। वो लड़की जिसकी आवाज़ में अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन के आ रहा था, वो चुपचाप अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उससे एक मर्तबा भी नज़र उठा के नहीं देखा था, लेकिन मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और पढ़ी लिखी भी, लेकिन मेरा दिल अब उससे उठ चुका था।
मैं ये रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। और दूसरा, मैं अम्मी को परेशान भी नहीं करना चाहता था। अम्मी ने भी लड़की को देख लिया था, वो तो उसे पहले भी देख चुकी थी। अम्मी ने फ़ायका को देख कर मुस्कुराते हुए उन खातून से कहा कि बहन, अब आप बताएं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। मैं पहले भी आपको अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता के गई थी, और आपसे ये भी कहा था कि आप कहीं से भी छानबीन करवा सकती हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपने सोच लिया होगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फ़ायका बेटी को अंगूठी पहना दूँ। जैसे ही मैंने ये सुना तो मुझे यकीन नहीं आया। अम्मी ने मुझसे ये नहीं कहा कि वो अंगूठी भी साथ लेके जा रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अम्मी को रोकना चाहता था। मेरा दिल कह रहा था कि अल्लाह करे वो आंटी अभी कुछ और वक़्त माँग लें। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन, आप तो जानती हैं कि मैं बेवा खातून हूँ। 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है मुझ पे, और मैं ये ज़िम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी करना चाहती हूँ। फ़ायका आज से आपकी बेटी है और शादी भी हम ईद के फ़ौरन बाद करेंगे। आप चाहें तो अंगूठी पहना सकती हैं। जब आंटी ने ये कहा तो मैंने फ़ायका के चेहरे की रंगत उड़ती हुई देखी। वो वहाँ से जा नहीं पाई थी, मगर ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से भाग जाना चाहती है। अम्मी बहुत खुश हो गईं। उसी वक्त ही उन्होंने अपने पर्स से अंगूठी निकाली और उसे फ़ायका की उँगली में पहना दिया। फ़ायका के गोरे हाथों में वो अंगूठी बहुत जच रही थी, मगर उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं अम्मी को यहीं पे सब कुछ बता दूँ और उन आंटी से भी कहूँ कि आप अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बस जो अल्लाह को मंज़ूर होगा वही होगा। कुछ देर बाद हम उनके घर से रुखसत हो चुके थे। दिल चाह रहा था कि अम्मी को बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब रिश्ता हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं उन्हें परेशान होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि बेटा, मुझे तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही, आखिर क्या मसला है। तो मैंने भी अम्मी से कह दिया कि अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। बस ये सब इतनी अचानक हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी तो हम इतनी जगहों पर रिश्ता लेके गए थे, मगर कहीं से इतनी जल्दी हाँ नहीं हुई थी। बस इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी तकरीर की तो अम्मी भी खामोश हो गई, और आखिरकार हम असर से ज़रा पहले ही घर पहुंच गए। अम्मी तो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई, और मैंने भी उन्हें खाने के लिए मना कर दिया। हालांकि पहले मैंने चाय के साथ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद उन आंटी ने बाहर से ही खाना मंगवा लिया था और ज़बरदस्ती हमें खाना खिला के ही भेजा था। वो आंटी, जिनका नाम सुरैया था, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, और वो लड़का अली भी अच्छा था। मगर फ़ायका का मिजाज मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो अंगूठी पहनने के फ़ौरन बाद वहाँ से भाग गई। अम्मी और आंटी तो यही कह रही थी कि लड़की शर्मा गई, मगर मैं जानता था कि असल कहानी क्या है। मैं अपने कमरे में आ चुका था। मेरे सामने उसका चेहरा घूम रहा था। वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे अंदर से झंझोड़ रहा था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। मेरे सामने फ़ायका का चेहरा घूम रहा था। वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे अंदर से झंझोड़ रहा था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था, और आखिरकार रमज़ान भी आ गया, और रमज़ान भी इसी तेज़ी के साथ गुजर गया जैसे पहला महीना गुजरा था। ईद के दिन मैं अम्मी के साथ फ़ायका की ईदी देने के लिए गया। उस दिन उसके चेहरे की रौनक पहले से कहीं ज़्यादा थी। वो खुश खुश दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन 2 महीनों में उसने अपना ज़हन इस रिश्ते पे मज़बूत कर लिया है, और ये मेरे लिए खुशी की बात थी। और आज वो दिन था जब हमारी शादी की तारीख फ़िक्स कर दी गई। 15 दिन बाद शादी थी, और इसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब फ़ायका दुल्हन बन के मेरे घर आ गई। हमारी शादी की पहली रात थी। जैसे ही मैं कमरे में गया तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो कपड़े बदल चुकी थी और शीशे के सामने खड़ी बालों में कंघा फेर रही थी। उसे उस हुलिये में देख के मेरे तो तोते उड़ गए, क्योंकि जब हम बारात लेके गए तो उस वक्त मैंने उसे थोड़ा बहुत देखा था। लोगों के सामने मैंने उसे गौर से तो नहीं देखा था, बस मुझे ये पता था कि रेड कलर के लहंगे में वो बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन अब उसने अपनी सारी तैयारी ख़त्म कर दी, इसलिए मेरा दिल टूट गया। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठाया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। फ़ायका, यह हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मैं तुम्हें इस छोटी सी गलती के लिए डांट तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर समझाऊंगा कि ये सारी तैयारी तुम्हारी मेरे लिए थी, इसलिए मुझे तो देखने देती। लेकिन कोई बात नहीं, वलीमा भी तो है। मैं वलीमे पे तुम्हें तैयार हुआ देख लूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसके चेहरे पे कोई रंग नहीं थे। उसकी रंगत पीली पड़ रही थी, चेहरा बिल्कुल शफ़ाफ़ था, लिपस्टिक भी बाकी नहीं थी।
وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے میرے ذہن میں 2 مہینے پہلے کے وہ لمحات گونجنے لگے جب وہ کسی کو موبائل پہ اپنے دکھڑے سنا رہی تھی، لیکن میں گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور ان 2 مہینوں میں امی کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے ہم نے شادی کی تاریخ جلدی ہی رکھ دی اور آخر کار یہ رات گزر ہی گئی۔ ساری رات میں نے ایک لمحے کے لیے بھی فائقہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈری سہمی ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ میں اس سے بات کرتا رہا، وہ بس ہاں ہوں میں جواب دیتی رہی اور آخر کار صبح ہو ہی گئی۔ میں صبح جلدی ہی اٹھ گیا اور اٹھ کے میں کچن میں پہنچ گیا کہ آج امی کو کام نہ کرنا پڑے، اور آج امی اٹھی بھی نہیں تھی۔ میں نے فٹافٹ سے سب کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر کچن سے باہر نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے امی کو جگا دیتا ہوں اور اس کے بعد فائقہ کو بھی جگا دوں گا، پھر ایک ساتھ مل کے کچن میں ہی ناشتہ کر لیں گے، کیونکہ ہمارا کچن کوئی چھوٹا نہیں تھا، بڑا سا کچن تھا۔ فرش پہ ہم قالین بچھا کے اکثر اوقات یہیں پہ ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگیں اور پھر میرا ماتھا چوم کے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں، مگر ان کی آواز آج بہت نحیف محسوس ہو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ رات کو آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہی ہے، کہیں بلڈ پریشر شوٹ تو نہیں کر گیا تھا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، کیونکہ میں رات کو امی کے پاس چکر نہیں لگا پایا تھا۔ نہیں بیٹا، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ فائقہ ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پہ ایڈجسٹ تو ہو گئی ہے؟ امی نے ایک ہی سانس میں 3 سوال کر لیے تھے، جس کا میں نے یہی جواب دیا کہ جی امی، سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ اپنی تلاوت مکمل کر لیں، پھر کچن میں آ جائیں، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فائقہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا تو وہ کہنے لگی کہ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں کوئی آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کے اشاروں پہ ناچتی رہوں۔ ابھی میرا سونے کا دل کر رہا ہے، میں ساری رات بہت زیادہ تھک گئی ہوں، آپ چلے جائیں یہاں سے، اور ویسے بھی میں مڈل کلاس لوگوں کی طرح صبح صبح ناشتہ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے اوپر کمبل ڈال دیا۔ میں وہیں پہ کھڑا رہ گیا۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو شاید وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتا، لیکن میری تربیت میری ماں کی تھی اور انہوں نے مجھے کبھی بھی عورت کے ساتھ سختی کرنا نہیں سکھایا تھا۔ میں نے سوچا شاید ابھی وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن وہ 12 بجے اٹھی اور اٹھ کے بھی اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اس کا ناشتہ بھی کمرے میں پہنچایا اور پھر ولیمہ بھی یوں ہی روکھا پھیکا سا گزر گیا۔ آج میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر میری اجازت کے بغیر اس نے کپڑے بہت جلد تبدیل کر لیے اور میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اسے بات پہ بات ٹوکوں گا تو شاید وہ چڑچڑی ہو جائے گی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک فائقہ کا موڈ خراب تھا۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ میں جب بھی آفس سے واپس آتا تھا وہ اپنے ہی کمرے میں ہوتی اور امی بیچاری اکیلی بیٹھی ہوتی تھی۔ امی پہلے بھی اکیلی ہوتی تھی، لیکن اب فائقہ کے ہوتے ہوئے مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج جب میں واپس آیا تو امی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور فائقہ کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ امی، یہ کیا؟ آپ کیوں کھانا بنا رہی ہیں؟ میں نے فائقہ سے کہا تھا کہ اب تو شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا ہے اور ویسے بھی آپ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ میں فائقہ سے کہتا ہوں وہ کھانا بنا دے گی۔ میں نے کہا تو امی نے مجھے روک لیا اور کہنے لگیں کہ نہیں بیٹا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ابھی وہ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی میں اس سے کام نہیں کروانا چاہتی، تم اس سے کچھ مت کہو۔ امی کی بات سننے کے باوجود بھی میں کمرے میں چلا گیا، جہاں پہ فائقہ چپ چاپ اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ صبح میں اس سے جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ تم امی کے ساتھ کام میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹوا دیا کرو، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اس نے میرا کہا نہیں مانا تھا۔ فائقہ، تم کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اس نے نظر اوپر اٹھا کے دیکھا اور پھر نظریں نیچے کر لیں، جیسے وہ مجھ سے آنکھ بھی نہیں ملانا چاہتی ہو۔ فائقہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ شاید میں اتنے دنوں سے اس کی بے رخی جھیل رہا تھا، اس لیے میں اب یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ فائقہ، تم سن بھی رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، یا تو مجھے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتی کہ میری بات کا جواب دو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ اس بار اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں، ہاتھ چھوڑیں میرا۔ اسے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ فائقہ، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیوں بلا وجہ اتنا زیادہ غصہ کر رہی ہو؟ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟
मैंने उस पर गुस्सा करते हुए उसका दूसरा हाथ जो बिल्कुल आज़ाद था उसी वक्त मेरे चेहरे पे पड़ा तो मेरे चारों तबक रोशन हो गए। उसने मुझ पे हाथ उठाया। अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा था और मैंने अपनी दुल्हन के हाथों से थप्पड़ खा लिया। उसी वक्त ही मैंने उसका दूसरा हाथ भी छोड़ दिया। मैंने उस पर आगे से हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसी वक्त ही कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं थोड़ी देर भी मज़ीद वहाँ रुका तो मेरा पारा हाई हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता था। मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था, मैं तो उसे आबाद देखना चाहता था। शायद वो ऐसा नहीं चाहती थी। मैं पिछले 15 मिनट से सहन में ही इधर से उधर टहल रहा था। ना ही फ़ायका मुझे मनाने के लिए आई और ना ही वो बाहर निकली। अम्मी किचन में थीं, उन्हें कुछ इल्म नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या हो गया है। जैसे ही मैंने अम्मी को किचन से बाहर निकलते देखा तो मैंने जल्दी से अपना गुस्सा ठंडा किया और अम्मी की तरफ चल दिया। मुझे देखते ही वो कहने लगी कि बेटा, मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बस इशा की नमाज पढ़ के सो जाऊंगी। तुम लोग खुद ही खाना ले आना। अम्मी की ये बात सुन के मेरे दिल में इत्मीनान आ गया कि चलो, अगर फ़ायका खाना ना खाए को तमाशा लगाए तो कम अज़ कम अम्मी तो उसे नहीं देखेंगी। अम्मी के जाने के बाद मैं अपने कमरे में गया तो फ़ायका बेड पे सो रही थी, वो भी चादर ताने एक लम्हे के लिए। मैंने सोचा कि मैं क्यों उसे जगाऊं। एक तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी बिला वजह, और ऊपर से मैं उसे मनाऊं भी। यही सोच के मैंने खामोशी इख्तियार कर लिया और वो खाना वहीं का वहीं रह गया जो मेरी माँ ने इतनी मेहनत से बनाया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो फ़ायका बेड पे मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी का सोच रखा था कि फ़ायका को उसकी अम्मी के घर ले जाऊं, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से निकली और मैंने उससे इस बात का जिक्र किया तो उसका मुंह बन गया और वो इतना चिल्लाने लगी कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के अम्मी भी कमरे में आ गई थी। उस वक्त फ़ायका ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था और फिर एक झटके से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब ये मंज़र अम्मी ने देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई और वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। शायद उन्हें ये मंजूर नहीं था कि उनकी बहू उनके इकलौते और लाडले बेटे के साथ ये सब करे। मैं फ़ायका को छोड़ के अम्मी के पास पहुँच गया। मैंने सफाइयाँ दे रहा था कि जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं, बस थोड़ा गुस्से में थी, इसी वजह से ऐसा रिएक्ट कर गई। लेकिन अम्मी तो मान ही नहीं रही थी। वो बस रोए जा रही थी और कह रही थी कि मैं भी कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि तुम लोगों में सब कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया। मेरा दिल फटे जा रहा है। ना जाने मेरे बच्चे का घर कैसे बसेगा। अम्मी तो हाथ पाँव छोड़ती जा रही थी। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया, मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी और अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया। आधे घंटे बाद जब उनका ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा तेज़ हो गया और वो तकरीबन बेहोश होने वाली थी, उस वक्त मैंने एम्बुलेंस को कॉल की और अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उस वक्त ही फ़ायका देखती रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। ना ही उसने अम्मी की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही कोई और बात की। अस्पताल पहुंच के तो मुझे बहुत बुरी खबर मिली, क्योंकि अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर चुका था और अब उसे नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगना था। मैं सुबह का गया हुआ शाम तक वहीं पे रहा। ना ही फ़ायका ने मुझे कॉल किया और ना ही उसने अम्मी की खैरियत मालूम की। आधी रात को अम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं भी अंदर पहुंच गया। अम्मी के नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हटाया और टूटे फूटे अल्फाज में मुझसे कुछ पूछने लगी। मैं उनके बिल्कुल करीब गया। मैंने उनका हाथ थाम रखा था। जब उनकी आवाज़ मेरी समातों से टकराई तो मेरे आंसू निकलने लगे। वो कह रही थी, बेटा, कभी अपना घर मत तोड़ना। फ़ायका गुस्से की तेज़ है, मगर अच्छी लड़की है, तुम उसे कभी न छोड़ना। बस उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये कहने के बाद अम्मी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया। और आधे घंटे बाद वो खबर मिली जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हमारी शादी के 10वें दिन ही अम्मी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब मैं सुबह के करीब अम्मी की मैयत को एम्बुलेंस में लेके घर पहुंचा तो सारा मोहल्ला जमा हो गया। फ़ायका भी उसी वक्त कमरे से बाहर निकल आई। हमारे सहन में एक मजमा सा लगा हुआ था। फ़ायका की आंखों में भी नमी थी, मगर उस वक्त मुझे वो नमी जहर लग रही थी। अब फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। अम्मी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थी। ना ही मैंने फ़ायका से बात की थी और ना ही उसने मुझसे बात की थी। और फिर अगले ही रोज़ वो तैयार होकर घर से निकलने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैं बस उससे पूछना चाहता था कि वो मुझे बिना बताए कहाँ पर जा रही है, लेकिन उस वक्त भी उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। उसे मेरे मुंह पे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि मैं वाकई में फ़ायका का शौहर हूँ।
وہ چلی گئی اور پھر جب رات کو واپس آئی تو اس کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی اور نہ ہی اس نے یہ بتانا گوارا کیا۔ ابھی یہ سب روز کا معمول بننے لگا۔ اکثر اوقات وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیتی۔ آفس سے واپس آنے کے بعد سارے گھر کا کام میں خود کرتا اور صبح جاتے ہوئے بھی ناشتہ وغیرہ میں بنا کے جاتا۔ غرض کے سارے کام میں ہی کرتا، وہ بس آرام سے بیٹھ کے موبائل چلاتی، اور اگر میں کچھ کہتا تو منہ پر تھپڑ لگا دیتی۔ اور ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ جب میں نے اتنا کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آج ناشتہ نہیں بناؤں گا، تو اس نے مجھ پر جوتا اٹھا لیا۔ اس دن میری بس ہو گئی۔ اس وقت میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، لیکن جیسے ہی میں نے یہ سوچا میرے ذہن میں امی کی باتیں گونجنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا میں اپنا گھر بسا کے رکھوں۔ یہی سوچ کے میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ مجھے ہی یہ سب برداشت کرنا ہوگا، مگر یہ سب اب حد سے گزرنے لگا تھا۔ وہ صبح کی گئی ہوئی راتوں کو واپس آتی اور کبھی کبھار تو اپنی ماں کے گھر بھی رک جاتی، وہ بھی مجھے بنا بتائے۔ ایک مرتبہ تو آدھی رات کو وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھی آئی۔ میرے پوچھنے پہ کہنے لگی کہ میرے کالج کا فرینڈ تھا، کالج چھوڑ دیا ہے، دوستی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میں فائقہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے امی کی نصیحت یاد تھی، اور میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیونکہ فائقہ مجھے وقت نہیں دیتی تھی، میں امی والے کمرے میں سوتا، جب اس کی خواہش ہوتی تو مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی، اور جب نہ ہوتی تو مجھے اس کمرے میں گھسنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں تو بس اس کا غلام بن کے رہ گیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی کولیگ سے بات کر لی، کیونکہ اس کی ایک بیوہ بہن اس کے گھر پہ بیٹھی تھی۔ دراصل اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کا شوہر پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھا۔ جب میں نے رشتے کی بات چلائی تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور ہاں بھی کر دی۔ میں نے چپ چاپ منگنی کر لی اور سوچ لیا کہ ایک ہفتے میں نکاح کر لوں گا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑا احمد سے فون پہ بات کر رہا تھا، کیونکہ اگلے جمعے میرا نکاح تھا اور میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اسے جہیز کا انتظام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ شاید فائقہ نے میری یہ باتیں سن لی۔ جب میں بات ختم کر کے کمرے سے نکلا تو بہت غصے میں تھی، لیکن مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید اس نے کچھ نہیں سنا، بس ہمیشہ کی طرح ایسے ہی منہ پھلایا ہوا ہے۔ میں امی کے کمرے میں رہتا تھا اور انہی کا باتھ روم یوز کرتا تھا۔ غرض کہ ہم میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے علیحدہ علیحدہ زندگی گزار رہے تھے، اور آخرکار جمعے کا دن بھی آ گیا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ جمعے کے بعد میرا نکاح تھا اور جمعے کا وقت بھی قریب تھا۔ جب میں نہا کے کمرے میں آیا تو دیکھا فائقہ وہاں پہ پہلے سے موجود تھی، اور وہ خالی ہاتھ نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ تھپڑ اور جوتوں سے آگے بڑھ چکی تھی، وہ مجھ پہ ڈنڈے برسانے آئی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوسری شادی کرنے کی؟ اوقات ہے تمہاری دو دو بیویاں رکھنے کی؟ اتنی سی تمہاری تنخواہ ہے اور اوپر سے دوسری شادی کرنے لگے ہو؟ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اگر تم نے دوسری شادی کا نام بھی لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میرے اندر کا مرد بھی جاگ اٹھا، اور امی کی ساری نصیحتیں ایک طرف ہو گئیں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے طلاق کے 3 لفظ ادا کیے اور اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صحن میں لے آیا۔ میں نے اس سے اور کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ فائقہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری شادی کو پورے 3 ماہ ہو گئے تھے اور اس نے ان 3 ماہ میں مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اور میں مرد اور ایک شوہر ہونے کے باوجود چپ چاپ ہر چیز سہتا آیا، مگر اب میں مزید نہیں سہ سکتا تھا۔ فائقہ کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں تھی، الٹا وہ اب بھی غصہ کر رہی تھی کہ تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے مجھے رکھنے کی، مجھے ابھی کے ابھی اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے چلی جاؤ یہاں سے، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں کہ ٹیکسی منگوا دوں گا، اپنا جو بھی سامان ہے اٹھانا ہے اٹھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب ٹیکسی آئی تو وہ بیگ لے کے باہر آ گئی، اور اسی وقت ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ جیسے وہ وہاں سے گئی تو مجھے ایسا لگا میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ ان 3 مہینوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، میں تو کھل کے اپنی زندگی بھی نہیں جی پا رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، بس میں اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا جتنا میں نے کر لیا، اس سے زیادہ مجھ میں سکت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ امی مجھ سے ناراض ہوں گی، نہ جانے قیامت کے دن میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنا گھر نہیں بسا پایا، لیکن گھر بسانا صرف میری ذمہ داری نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ فائقہ کے ساتھ شادی کے وقت زبردستی ہوئی تھی، لیکن اب شادی ہو چکی تھی اور اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھائے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو فریش کیا اور احمد کے گھر پہ پہنچ گیا، جہاں پہ پہلے ہی گواہان کا انتظام ہو چکا تھا۔
نکاح کے بعد جب میں گاڑی میں علیزے کو لے کے گھر پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ آج سے میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا ہے۔ گاڑی اور ڈرائیور احمد یہی تھے جو ہمیں چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ علیزہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی تھی کیونکہ میں نے یہ احمد سے کہا تھا کہ مجھے جہیز کے نام پہ کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے اور فائقہ سے بھی ہم نے جہیز نہیں لیا تھا۔ جیسے ہی علیزہ کے ساتھ میں اپنی پہلی رات گزاری تو مجھے لگا واقعی میں عورت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر عورت اچھی ہو تو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ایسا لگا میری زندگی واقعی گلزار ہو گئی ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں اگر بندہ انتخاب کرنے میں غلطی کر دے اور اس پہ ڈٹا نہ رہے، لیکن کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ علیزہ میری بات بات پہ جی جی کرتی، مجھ سے کچھ کہتا کہ اپنے لیے بھی کچھ خرید لو یا اپنی پسند کا کچھ بنا لو تو وہ یہی کہتی کہ اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کی اسی بات سے میرا دل ہواؤں میں اڑنے لگتا۔ میں اور علیزہ میرے والے کمرے میں رہتے، لیکن امی والے کمرے کو اس نے بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ روز وہاں کی صفائی کرتی جیسے وہاں پہ کوئی رہتا ہو۔ اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ دل چاہتا کہ بس اپنی زندگی سے وہ 3 مہینے کاٹ کے علیحدہ کر لوں جو فائقہ کے ساتھ گزرے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا کہ اس کے رویے کی وجہ سے امی کا بلڈ پریشر بڑھا تھا اور ان کی موت ہوئی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے دل میں تو یہی وہم بیٹھ گیا۔ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ لیکن وقت بدلتا رہتا ہے اور میرا وقت بھی بدل گیا کیونکہ میں اپنی غلطی پہ ڈٹا نہیں تھا۔ میں جتنا برداشت کر سکتا تھا اتنا کر لیا اور آخری وقت میں نے فیصلہ کر لیا، اور آج میں وہاں پہ تھا جہاں پہ ہر کوئی ہونے کی خواہش کرتا ہے۔